अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? ये सबसे पहले इस लॉ को किसने फॉर्मुलेट किया? इस लॉ को न्यूटन ने फॉर्मुलेट किया, जिसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बोलते हैं। इसने ये लॉ इसलिए फॉर्मुलेट किया कि वो डिस्क्राइब करना चाहता था कि यूनिवर्स के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। इसने एक स्टेटमेंट स्टेट की कि every object in the universe attacks every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। इसने ये स्टेटमेंट स्टेट की कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करा है किसी फोर्स के ज़रिए। वो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन मैसेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के दरमियान, जो कि इनके स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर्स के दरमियान। इसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं। हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडीज हैं जिनका मास m1 है और m2 है, और सेपरेट हुए हैं r डिस्टेंस से। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम एक मैथमेटिकली फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेस के प्रोडक्ट के। तो हमारे पास दो मैसेस हैं, इनका प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की ऑफ ग्रेविटेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो फोर्स है वो इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल है। कि मतलब एफ जी जो है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/r² m1 और m2 डिवाइड बाई r² क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी का हटाएंगे तो इक्वल साइन हटाने पर हमारे पास जी आएगा, जो कि एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, और उसकी वैल्यू जो है वो 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर है। एग्जाम्पल अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की देखें तो ऑर्बिटली द अर्थ जो मून जो है वो अर्थ के गिर्द ऑर्बिटली मतलब रिवॉल्व कर रहा है, वो एग्जाम्पल है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। इसी तरह पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, पर्सन खड़ा हुआ है ग्राउंड में, तो फोर्स जो पर्सन की ग्राउंड में है वो एक ट्रैक्शन फोर्स है, वो खींच रही है। इसी तरह ग्राउंड पर्सन को खींच रहा है। डाउनवर्ड फॉलिंग ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को शो कर रहा है। के बाद हम देखेंगे ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टीज़ को। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है नेचर में। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट है किसी भी मीडियम पर। ग्रेविटेशन लॉ ऑफ एक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करती है लाइन के जो कि इनके सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर रही है, उनके अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स लाइन ज्वाइनिंग है उस पर एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वॉलेटिलिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स वायलेट है सिर्फ पॉइंट मैसेस के लिए 6 पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अहम है मैसिव बॉडीज़ के लिए एज कम्पेयर टू लाइटर बॉडीज़। इसके बाद 7 प्रॉपर्टी हमारे पास है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक इन्वर्स स्क्वायर फोर्स है। जैसे ही हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में 4 गुना कमी आती है। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस को 3 टाइम इंक्रीज करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में 9 के फैक्टर के लिहाज से कमी आएगी। न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपस में कॉन्सिस्टेंट है। वो कैसे? कि लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा था कि हर एक्शन का एक इक्वल और एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसी तरह ग्रेविटेशन लॉ में जो मास 1 में अप्लाई फोर्स हो रही है वो इसी तरह ग्रेविटेशन लॉ में हमने पढ़ा है कि मास 1 में जो फोर्स इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ में हमने इसी तरह ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा है कि मास 1 अप्लाई करता है फोर्स मास 2 में, क्योंकि मास 2 में तो ये जो मास 1 का मास 2 पर फोर्स अप्लाई करना ये एक एक्शन है। इसी तरह मास के ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा मास 1 में तो ये क्या हुआ? रिएक्शन। इसी तरह अभी हमने पढ़ा था कि न्यूटन लॉ क्या है कि हर
एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। इसी तरह भी हमने पढ़ा था कि मैस 1 फोर्स लगा रहा है मैस 2 में, क्योंकि वो क्या है, एक्शन। इस तरह मैस 2 ऑपोजिट बल्कि इक्वल फोर्स लगा रहा है, वो क्या रिएक्शन है। इसी तरह ये दोनों आपस में क्या हो गए, कांस्टेंट, न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। असाइनमेंट 50.1 करते हैं। स्टेटमेंट में हमें गिवन था मास ऑफ अर्थ, जिसको हम m1 कहेंगे, जो कि इक्वल है, जो हमें गिवन है 6 × 10⁻25 kg। इस तरह मास ऑफ मून, जो कि मास 2 है, वो गिवन है 7.4 × 10⁻22 kg। इस तरह इन अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन था वो 3.84 × 10⁻5 डिस्टेंस गिवन था 3.48 × 10⁻5 किलोमीटर। यहाँ ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलो हमारे पास 10⁻3 की इक्वल होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3.48 × 10⁻8 मीटर। इस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास हमें पता है कि 6.674 × 10⁻11 न्यूटन मीटर kg स्क्वायर की इक्वल है। तो हमने फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि F = G(m1) × m1 m2 डिवाइड बाय r²। तो मास ऑफ अर्थ जो हमने तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पुट करेंगे G की जगह, इस तरह मास 1 की वैल्यू डालेंगे इसी तरह मास 2 की वैल्यू डालेंगे और डिवाइडेड बाय r की, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू डाल के इसको स्क्वायर लेंगे। इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1.474 × 10⁻17 आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 2.956 × 10⁻37 आएगा हमारे पास। इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारे पास 2.005 × 10⁻22 न्यूटन आएगा। तो अगर हम इस तरह भी फोर्स तो हमारे पास फोर्स आएगी 2.0 × 10⁻22 न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why we say that gravitation is a universal law। ग्रेविटेशन फोर्स को इसलिए यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं क्योंकि ये एक्ट करता है उन सारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जिनका मास होता है। इसी तरह ये वर्क करता है हर जगह यूनिवर्स में, और ये अप्लाई होता है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो अप्लाई होता है स्मॉल और लार्ज बॉडीज पर, जैसे कि एटम्स और प्लैनेट्स हैं।